नमस्कार दोस्तों, जीएसटी के इस प्रैक्टिकल सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जीएसटी ऑलमोस्ट आ चुका है, तो क्यों ना हम इसके प्रैक्टिकल सेशन को अटेंड करके इसके बारीकियों को समझें, क्योंकि अब जीएसटी आ ही गया है लगभग। तो इसके ये ज़रूरी होता है कि हमें इसके अंदर बहुत ही गहराई से इसको अब समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन के एरिया में सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आज का जो सेशन है प्योर प्रैक्टिकल बेस है, तो आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए कि जो भी आप आज जीएसटी के बारीकियों को समझेंगे उसको अपने क्लाइंट प्लेस पर या जहाँ भी आप वर्क करते हो वहाँ अप्लाई करोगे। ये नहीं कि आप सिर्फ जीएसटी का सेशन एज ए न्यूज़ की तरह देखें, कुछ न्यूज़ आया, ये रहा जीएसटी का रेट, ये रहा रजिस्ट्रेशन, ये रहा टैक्स का रूप और ये रहा स्ट्रक्चर। ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ मैं बारीकियों से एक एक पॉइंट पर डिस्कस करूँगा, उसको बताया जाएगा और फिर आप उसको कैसे अपने प्लेस पे जहाँ भी आपको अप्लीकेबिलिटी है उसको कैसे अप्लीकेबल करेंगे, टैक्स प्लानिंग कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो माइंड से पहले प्रिपेयर हो जाइए कि यह कोई आपका ये कहें कि न्यूज़ वाला लेक्चर नहीं है कि मैं आया और 2 मिनट 5-10 मिनट के अंदर खट खट कर बोल गया और उसके बाद आपने भी सुन लिया, एक कान से सुना, कुछ रिटेन हुआ कुछ नहीं हुआ, चलिए चलते बने। ऐसा कुछ मत कीजिए। तो अपने पहली बात, तो अगर आप आए हैं तो अपने नोट्स को उठा लीजिए, कापी किताब कलम खोल लीजिए और जो जो पॉइंट्स है इम्पॉर्टेंट उसको आप नोट करेंगे साथ ही साथ, क्योंकि आपके लिए भी एक, सबके लिए ये एक नया सब्जेक्ट है, नया टॉपिक है, नया एक्ट है जो कि ऑलमोस्ट आ चुका है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पहले आप सब कुछ ओपन कर लीजिए ताकि आप माइंडली प्रिपेयर हों कि आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में यहाँ सीखने के लिए आए हैं टेक्निकल सेशन में। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस सेशन में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जीएसटी क्या होता है। वैसे तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं बताऊंगा कि जीएसटी क्या है, व्हाट आर द रीजन फॉर कमिंग जीएसटी, मेन जो रीजन क्या है जो जीएसटी आ रहा है, टाइप्स ऑफ जीएसटी को कितने प्रकार से बांटा गया है, प्रोसेस क्या है होंगे जिसके थ्रू आप चेक करेंगे कि यह अप्लीकेबल मेरे ऊपर या मेरे किस पर्सन के ऊपर सीधी कहा जाए अप्लीकेबल है, मतलब कब एक पर्सन के ऊपर यह अप्लीकेबिलिटी बनती है, चाहे वो पर्सन कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, यदि पर्सन है तो उसके ऊपर कैसे चेक करेंगे अप्लीकेबल है या नहीं है, और अप्लीकेबल है तो कैसे उसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसको आप क्रेडिट देंगे, कैसे उसका आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कब जरूरत पड़ेगी, रिटर्न कब फाइल करने की जरूरत होगी, कुछ लिमिट्स क्या हैं, और यह सब के बारे में इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो मेन जो फोकस होगा, पहले तो हम बताने जा रहे हैं कि जीएसटी क्या है, और देन उसके बाद जो मेजर पोर्शन होगा इसके बाद वो होगा कि कैसे आप चेक करेंगे कि यह अप्लीकेबल है भी या नहीं है। देन उसके बाद कुछ पॉइंट्स हो गए अदर्स में कह सकते हैं, इसके रजिस्ट्रेशन कब कराने जरूरी है, रिटर्न्स क्या है, लिमिट्स क्या है, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब पॉइंट्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करूं मैं। तो जीएसटी को सीखने के लिए मैं आपको बता दूं कि पहले आपको एग्जिस्टिंग लॉ के बारे में बताऊंगा कि एग्जिस्टिंग एक्ट जितने भी हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन के वो क्या कहते हैं। अब ज़रा आप ही सोचिए कि जो भी आज की डेट में ट्रेड होता है, बिजनेस होता है या सीधे कहें ट्रेड होता है, वो कितने तरह के होते हैं, वो 3 कैटेगरी में आप डिवाइड करते हैं ना। जो भी आप अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई ट्रेड करता है या बिजनेस करता है या सर्विस देता है तो वो 3 तरह के एरिया में डिवाइड करके अपनी सर्विसेज देता है। जैसे कोई व्यक्ति उसी स्टेट के अंदर, सेम स्टेट के अंदर सर्विस देता है तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। अगर वो व्यक्ति उस स्टेट से किसी दूसरे स्टेट को सर्विस देता है तो वो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सर्विस। जो भी ट्रेड करता है, मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रेड सब कुछ या कॉमर्शियल सर्विस या गुड्स कुछ भी देता है, और वही व्यक्ति अगर उस स्टेट से
आउटसाइड इंडिया कोई भी ट्रेड करता है तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ये रहा प्रेजेंट स्ट्रक्चर जिसके अकॉर्डिंग हम अपने टैक्सेस लगते हैं, इसके अकॉर्डिंग और इसी के अकॉर्डिंग हम बिल बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर है। अब क्या है, ये हमारा प्रेजेंट स्ट्रक्चर यानी कि अब कैसे काम कर रहा है। अब जरा देखिए, अगर कोई अब प्रेजेंट स्ट्रक्चर में भी हम जानते हैं कि हमारे कौन कौन लोग आते हैं ट्रेड में। मैन्युफैक्चरर आता है तो हम मैन्युफैक्चरर से उठाते हैं। पहले प्रेजेंट स्ट्रक्चर को समझिए। अब मैन्युफैक्चरर है, उसको करना है बिजनेस, ट्रेड करना है, इंट्रा स्टेट में है, यहाँ पे है, मतलब सेम स्टेट के अंदर है, एक ही स्टेट के अंदर है। तो वो अपना बिल कैसे बनाता है आज की डेट में, लिखता है, वो वैल्यू ऑफ गुड्स कैलकुलेट करता है, उस पर अपना एक्साइज ड्यूटी लगाता है प्लस वैट लगाता है। क्यों? क्योंकि वो सेम स्टेट के अंदर सेल कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो इस प्रकार वो अपना बिल बनाता है। अगर यही मैन्युफैक्चरर इंटर स्टेट यानी कि अदर स्टेट को गुड्स बेचता है या सर्विसेज देता है, सिंस मैन्युफैक्चरर है तो गुड्स बेचेगा, ठीक है, तो गुड्स बेचता है तो तब वो कैसे बिल बनाएगा, वैल्यू ऑफ गुड्स लेगा प्लस एक्साइज ड्यूटी और प्लस CST लग जाता है। यह आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यही मैन्युफैक्चरर यदि इंटरनेशनल ट्रेड करता है तब क्या होता है, अगर वो तो इंपोर्ट करता है तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस हम जानते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता ही लगता है, प्लस सेक्शन 1 जो सेक्शन 3(1) है जिसको CBD बोलते हैं, काउंटर वैल्यू ड्यूटी, वो लगता है, प्लस CBD सेक्शन 3(5) बिल अप्लीकेबल होता है। मैं आपको बता दूं, सेक्शन 3(1) और सेक्शन 3(5) का नेचर जो है, 3(1) का नेचर जस्ट लाइक एक्साइज ड्यूटी की तरह है और 3(5) का नेचर जो है जस्ट लाइक वैट की तरह है। तो ये जो तीन आपका यहाँ पे आपका टैक्स लग गया, और भी लग जाते हैं, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर इंपोर्ट करता है तो इस प्रकार से वो टैक्सेस देता है। यहाँ पर एक्सपोर्ट के बारे में बता दूँ, एक्सपोर्ट के बारे में हमारे इंडिया में क्या कंसेप्ट है। एक्सपोर्ट के बारे में कहा जाता है कि या तो एक्सपोर्ट द गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट टैक्सेस, वो टैक्सेस के लिए नहीं होते, या अगर होते भी हैं तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो एक्सपोर्ट तो वैसे भी बाहर निकल गया, लेकिन एक्ट में है वो एग्जेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया अगर कोई भी ट्रेड होता है तो वो तीन तरह से, इंट्रा स्टेट होगा, या तो इंटर स्टेट होगा, या इंटरनेशनल होगा। अब मैन्युफैक्चरर को मैंने पकड़ा और मैंने बताया मैन्युफैक्चरर अगर इंट्रा स्टेट करेगा तो इस प्रकार का बिल बनाएगा, इंटर स्टेट करेगा तो एक्साइज ड्यूटी प्लस CST लगाएगा, और इंपोर्ट करेगा तो उसको ऐसे मिलेगा, एक्सपोर्ट करेगा तो उसको ऐसे होगा। मैंने ये बता दिया। अब यही कंसेप्ट में अगर ये मैन्युफैक्चरर है, अगर ये ट्रेडर होता तो क्या होता, देख लेते हैं भाई। ट्रेडर है तो क्या होता है, अगर ये ट्रेडर है तो ये देखिए, अगर ये ट्रेडर है तो सेम स्टेट में यदि वो ट्रेड कर रहा है तो वो अपना बिल कैसे बनाएगा, वैल्यू ऑफ गुड्स, सिंस वो तो मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं रहा है, ठीक, तो सीधे सीधे केवल वैट लगा लेगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स और उसके ऊपर हम वैट लगा लेगा। ट्रेडर है और अदर स्टेट में गुड्स बेच रहा है तो आप अच्छी तरह से जानते हो क्या लग जाएगा, CST, यानी कि वैल्यू ऑफ गुड्स उठाएगा प्लस CST ऐड कर देगा। यही चीज़ अगर वो इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करता है अगर ट्रेडर, तो सेम जैसे कि पहले था वैसे ही होगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस CBD 3(1) वाला और फिर 3(5) वाला, और इस प्रकार वो उसको बिल मिलता है। और एक्सपोर्ट के केस में वही चीज़, या तो एग्जेम्प्ट होगा या आउट ऑफ टैक्स होगा, या एग्जेम्प्ट हो जाएगा उसको, या क्रेडिट अलाउ हो जाएगा, ये कह सकते हैं। तो ये ट्रेडर ऐसे बिल बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर की, क्योंकि देखिए जो GST आ रहा है भाई, अब जानते हैं लगभग 17 तरह के टैक्स खत्म हो रहे हैं ना, तो जब 17 तरह के टैक्स खत्म हो रहे हैं तो हम तो देखें, अभी तो मैं आपको 3 तरह का टैक्स दिखा रहा हूँ, 3 या 4 तरह, 3 तरह के कह सकते हैं। एक तो मैं यहाँ पर वैट, CST और CBD, लगभग ये 3 तरह के मैं आपको टैक्स दिखा रहा हूँ। अभी इसके अलावा भी और भी तो बाकी हैं, कुल मिलाकर 17 तरह का टैक्स है। ये मैं 3 तरह का मेजर जो टैक्स का और उसके कुछ कैटेगरी के ऊपर मैंने कैटेगराइज करके मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग में ऐसा प्रोविज़न है। अगर आप एग्जिस्टिंग को समझिए देन आपको इजीली GST को आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो कैसे बिल बनाता है, अब आप देखिए, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर आप खुद हैं तो आप कैसे बिल बनाते हैं। अगर आप सर्विसेज सेम स्टेट को देते हो तो वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्लस सर्विस टैक्स
जो भी रेट है 15% जो भी आपका रेट करेंट में चल रहा है लगाकर आप अपना बिल बनाकर दे देते हो, ठीक है। अगर आप इंटर स्टेट है तो वैल्यू ऑफ सर्विसेज, फिर सर्विस टैक्स लगा देते हो, क्योंकि सर्विस टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, पूरा का पूरा लगा कर बिल बना के देते हो। यदि आप इम्पोर्ट करते हो सर्विस, अब ध्यान रखिए, एक्सपोर्ट करते हो तब तो वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है, लेकिन इम्पोर्ट करते हो तो फिर आरसीएम अप्लीकेबल हो जाता है और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपको देना पड़ता है अपने पॉकेट से, या तब जानते ही हो, ठीक है। तो ये आपका रहा 3 तरह के। अब देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे एग्जिस्टिंग में कितना ऐसी कमियाँ हैं। मतलब टैक्स, एक वर्ड सुने होगा कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स अनटैक्स या डबल टैक्सेशन। ये डबल टैक्सेशन कैसे क्रिएट करता है, ये तीनों जो मेजर एक्ट हैं। देखिए, ये अगर ये बंदा जो है कोई भी हो, यहाँ पे कोई भी बैठा हो, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर एक्साइज ड्यूटी लगा लिया, यहाँ पर भी एक्साइज, यहाँ पे भी सीबीडी लगा लिया, या सीएसटी लगा लिया, यहाँ पर बैठ लगा, आपने ये सब बिल बना दिया और ये ट्रेडर के पास जा रहा है, ठीक है। ट्रेडर ये मैन्युफैक्चरर रहा और ये रहा आपका ट्रेडर। अब होता क्या है कि जब ये ट्रेडर के पास जाता है तो एक्साइज ड्यूटी का इसको क्रेडिट नहीं मिलता है, इस ट्रेडर को क्रेडिट नहीं मिलता, जिस कारण गुड्स महंगी होती हैं। जितना एक्साइज ड्यूटी लगा होता है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। देखिए, क्रेडिट तो मिलता ही मिलता नहीं है, एक तो नंबर 1 चीज़, और दूसरी बात उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। तो भाई गुड्स भी महंगा हुआ और महंगा के ऊपर और महंगा हुआ, मतलब आप डबल टैक्सेशन हुआ। देख रहे हैं खेला। और देखिए इसी प्रकार यहाँ आइए, यहाँ बंदा एक्साइज का भी नहीं मिलता, यहाँ तो और परेशान हो जाता है, और उसको सीएसटी का भी नहीं मिलता है, तो क्रेडिट यहाँ भी नहीं मिला, गुड्स और महंगे हो गए। और इसके पीछे इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कहती है भाई तू सीएसटी उस स्टेट को पे करके आ रहा है, एक्साइज उस स्टेट को पे कर रहा है, तो मैं क्यों दूँ, मैं तुझे क्रेडिट क्यों दूँ। सीधी बात है, स्टेट गवर्नमेंट क्यों देगी जहाँ पर वो गुड्स कंज्यूम कर रहा हो, या तो वो क्यों देगी, सीधी बात है, जहाँ पर गुड्स आ रही है। अब ये से बात नहीं देगी, क्योंकि वो सीएसटी के में सबसे बड़ी कमियाँ ये है ना कि ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स रहा है, डेस्टिनेशन बेस्ड नहीं है, इसे बहुत बड़ी कमी है। और अदर जो है जैसे कि बैट भी हो गया, आपका सर्विस टैक्स सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, ये आपका कंजम्पशन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स रहा है। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब ये है कि जहाँ पर गुड्स कंज्यूम होता है वहाँ, या जहाँ सर्विसेज दे रहे हो वहाँ पर सर्विस टैक्स नॉर्मली लगेगा। मैं आपको बता दूं जो जीएसटी है ना पूरा का पूरा फोकस्ड है सर्विस टैक्स के ऊपर। मतलब अगर आपको सर्विस टैक्स आता है तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर अदर नहीं आता है तो नहीं समझ सकते हैं। मैं इसीलिए यहाँ पाया हूँ। मैं ये बता रहा था कि क्रेडिट नहीं मिलता है जिस कारण गुड्स महंगी हो रही है। इम्पोर्ट के केस में बेसिक कस्टम ड्यूटी वैसे भी नहीं मिलने वाला है, सीबीडी का भी वैसे भी नहीं मिलने वाला, तो क्या होगा भाई, गुड्स तो महंगे होंगे ही होंगे, तो गुड्स महंगे हो गए। तो ये एग्जिस्टिंग में इतनी बड़ी कमियां हैं। और तो और इनके मीनिंग हर जगह, जैसे कि ये कहता है वैट एक्ट गुड्स का मीनिंग ये है, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे वो कहेगा नहीं मेरा तो मीनिंग ये है, सर्विस वाला कहेगा नहीं मीनिंग ये है सर्विस का। तो भाई बहुत क्लास है, बहुत झगड़े हैं, इन बेचारों के बीच आपस में लड़ाई इतनी ज़्यादा है कि कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है इस समय। तो उसको भी ख़त्म करने हैं भाई, सरकार को बिजनेस ईजी करने हैं, ईजी है ना, इज टू डूइंग बिजनेस। सरकार का नारा भी है कि हमें बिजनेस को आसान बनाना है, इसलिए भी जीएसटी लाया जा रहा है। इतने क्लेश हैं इसके अंदर, इतने झगड़े हैं, कोर्ट में बहुत सारे डिसाइडेड नहीं हो पा रहे हैं कि केस कि कौन से गुड्स से कब उसको गुड्स मानेंगे, कब सर्विस मानेंगे, कब एसेट मानेंगे, मतलब कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है। बहुत दिक्कतें हैं एग्जिस्टिंग लॉ में, इसीलिए जीएसटी का प्रादुर्भाव हो रहा है। अब जीएसटी का प्रादुर्भाव तो हो रहा है, तो कितने तरह के टैक्सेस खत्म हो रहे हैं। अब देखिए भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के ये लाइन है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सेस एंड सरचार्ज, सर्विस टैक्स, ये रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस जो कि अब इसके अंदर खत्म हो जाएंगे। ये सभी के सर्विस टैक्स अबोलिश हो जाएंगे, सब्सिट्यूट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट देखिए, वैट, सीएसटी, टैक्स ऑन इंटरस्टेट सेल, लोकल टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, मंडी टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग, ऑक्ट्राय,
एंट्री, ये इतने तरह के जो टैक्सेस हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के सब फिनिश, टन टनाई। ठीक है, अब देखिए ये फिनिश होकर क्या बन रहा है, और यह फिनिश होकर बन रहा है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पर आप समझ सकते थे, एवरी एक्ट हैज इट्स ओन मीनिंग सो मेनी डिस्प्यूट, मैंने आपको ऑलरेडी से बता चुका हूँ। तो आपके सामने हैं इतने बड़े एक्ट को ख़त्म बनाकर, इतने टैक्स को ख़त्म करके सिर्फ एक टैक्स जीएसटी, इसीलिए तो कहा जा रहा है वन इंडिया वन रेट, सिंगल मार्केट। यही कारण है, पूरे इंडिया में एक टैक्स होगा, चाहे आप कोई भी गुड्स हो, चाहे कोई भी आप सर्विस दे रहे हो। ठीक है, तो जीएसटी का ये इतने तरह का ख़त्म हो रहा। मैंने एग्जिस्टिंग लॉ दिखाया, उसके अंदर कमियां दिखाया और उसके अंदर बताया कि इतने तरह का टैक्स ख़त्म हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब क्या होगा, अब इसके एक एक पॉइंट को समझते हैं। एक पर्सन कंसेप्ट है, इसका मतलब क्या है। पहले मैंने आपको दिखाया कि मैन्युफैक्चरर आया, वो अलग बिल बना रहा है, ट्रेडर आया, वो अलग तरह से टैक्स लगा रहा है, सर्विस प्रोवाइडर बेचारा आया, वो अलग तरह से बिल बना रहा है। अलग अलग स्टेट में मैंने इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में तीनों को मैंने कंपेयर करके दिखाया आपको। अब बेचारा क्या होगा, तीनों परेशान हैं। अब एक ही व्यक्ति, मतलब समझ रहे हैं आप, अगर किसी का सर्विस प्रोवाइडर भी है, ट्रेडर भी है, मैन्युफैक्चरर भी है, अगर किसी का ऐसा कुछ है तो बहुत परेशान आदमी ही हो जाएगा। तो लेकिन सबको सब खत्म करके, ना जीएसटी के अंदर ना रहेगा मैन्युफैक्चरर, ना रहेगा ट्रेडर, ना रहेगा सर्विस प्रोवाइडर, ये तीनों नाम खत्म करके एक नाम दिया जा रहा है जिसका नाम है टैक्सेबल पर्सन। जी हाँ, बिल्कुल सबको अब हम जानेंगे टैक्सेबल पर्सन के नाम से। अब कोई भी टर्म मैन्युफैक्चरर की बात नहीं होगा, ट्रेडर की बात नहीं होगी, सर्विस प्रोवाइडर की बात नहीं होगा। अब सिर्फ और सिर्फ बातें जो होंगी आपको टैक्सेबल पर्सन की बात होगी। यानी कि आप कोई भी एक्टिविटी कीजिए, आपको जाना जाएगा टैक्सेबल पर्सन के नाम से। ठीक है, एक चीज़ आपको क्लियर हुआ, इन तीनों चीज़ों को मर्ज करके क्या डाल दिया गया, टैक्सेबल पर्सन एक में। अब देखिए, अब कुछ बात करते हैं जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया। देखिए, एक मैं यहाँ पर जीएसटी का पेड़ बना के दिखाऊंगा। ये शायद ये पेड़ आगे चला गया, पहले इसको समझ लेते हैं। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया। वैसे जीएसटी का रेट यहाँ से पहले समझ लीजिए। लेटेस्ट एग्जाम्पल अगर अभी डिसाइड नहीं हुआ है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन जो लगभग डिसाइड होने का चांस है वो 18% सब लोग कह रहे हैं। अगर 80% मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, जीएसटी का रेट तो होगा ओवरऑल 80%। इसके अंदर जो 3 तरह के आपको शाखाएँ निकलेंगी। कौन कौन से? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उसको बोलेंगे CGST, तो इसका प्रकोप कितना होगा 9%। स्टेट गवर्नमेंट के लिए इसका प्रकोप कितना होगा 9%। और IGST इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसका प्रकोप होगा 18%। ठीक है, इस तीनों के बारे में अभी एक पहले मैं जीएसटी पेड़ के माध्यम से दिखाऊंगा, जीएसटी ट्री के माध्यम से आपको पिक्चराइज करके दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं। मोदी जी को यहाँ पर बुलाऊंगा क्योंकि भाई इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के PM है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सीधी बात है। तो मोदी जी को यहाँ पर मैं बुलाकर उनका पिक्चर लूँगा, उनसे सॉरी भी बोलूँगा। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब CGST, IGST, SGST, समझिए टैक्स तो होगा एक, GST रेट का जटी 18%। अगर CGST है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, कलेक्ट करेगी और रिटेन भी करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब उसको कलेक्ट भी करेगी और खा भी जाएगी, मतलब उसके पास राइट पूरा होगा CGST वाला पोर्शन का। जहाँ पर लगेगा IGST वहाँ पर कलेक्ट तो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और अपना पोर्शन रिटेन करके बाकी पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगी। ठीक है, जहाँ पर SGST लगेगा तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा एंड रिटेन भी कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो देख रहे हैं कितना क्लियर कट इसमें बोला गया है। जो पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करे, जो पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का, जहाँ पर मिक्स है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करके अपना पोर्शन कलेक्ट लेके स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगी। अब इसको पिक्चराइज के माध्यम से समझते हैं। इसके बाद में एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। ठीक है, देखिए
ये है जीएसटी पेड़, क्या है जीएसटी का पेड़। अब इधर है सभी स्टेट के गवर्नमेंट मतलब चीफ मिनिस्टर, और इधर से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी। सबसे पहले मैं सबसे सॉरी बोलूँगा क्योंकि इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें मैं दिखाऊंगा, तो बुरा ना मानिएगा इसको, सो सॉरी, ठीक है। जैसे आता ना आज तक मैं सो सॉरी। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना पोर्शन कलेक्ट करेगी, आई जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और बाकी बैलेंस फेंक कर मारेगी किसको, आई जीएसटी का फल कौन लेगा, पहले कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके बाद उठाकर बाकी बैलेंस भेज देगी स्टेट गवर्नमेंट को। और एसजीएसटी वाला फल कौन तोड़ेगा इस पेड़ से, वो स्टेट गवर्नमेंट तोड़ेगी। तो चलिए तोड़वाते हैं सबको फल, पेड़ पर चढ़ाऊँ मोदी जी। चलिए मोदी जी पेड़ पर चढ़ना स्टार्ट हो गया, मोदी जी चलना स्टार्ट करते हैं, दौड़ लेने गए। ये देखिए ये तो वैसे भी सुपरमैन चढ़ गए पेड़ पर टक टक। अब ये सभी पेड़ से अपना पोर्शन पर चढ़े, अपने डाल पे चढ़े, ठीक है, और सारा का सारा फल इस टोकरी में भरकर खा गए, खुद ही खा जाएंगे। ये जीएसटी का पेड़ है, रेट नीचे इसके जड़ में 18% ही होगा, ओवरऑल 18% से ज़्यादा नहीं जाएगा। ये सिर्फ अपना पोर्शन लेंगे यानी कि 9% पोर्शन लेंगे, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है, चलो स्टेट गवर्नमेंट में उठा लेते हैं हम केजरीवाल जी को। ये आ गए केजरीवाल। अब केजरीवाल जी अब पेड़ पर चढ़ेंगे। अब ये देखिए टक चढ़ गए, टक ये चढ़ गए और ये भी अपना टोकरी में पूरा फल भर लिए। अपना स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर इन्होंने अपना सभी फल तोड़ा, टोकरी में भर लिया, अब भर कर खा भी गए क्योंकि दो इनका ही राइट है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट केस में स्टेट गवर्नमेंट का राइट है, ठीक है। अब बात करते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी के केस में क्या होगा, मोदी जी चढ़ गए और मोदी जी चढ़कर अपना फल टोकरी में अपना पोर्शन भरकर एक इसमें से कुछ पोर्शन जो स्टेट गवर्नमेंट का उसको दूसरे टोकरी में डाले और डालकर उसको यो फेंक कर मार रहे हैं। देखो स्टेट गवर्नमेंट कैसे धाई धाई धाई। अब जिसका होगा वो ले लेगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो रहा है कि जिस स्टेट गवर्नमेंट का होगा उस वो ले लिया, जिसका जो पोर्शन होगा वो अपना फल ले लेगा, सीधी सीधी बात है। लेकिन ओवरऑल रेट जो होगा 18% ही होगा, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, ठीक। अब बात ये है कि कहाँ कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, 18% कब लगेगा, 9% कब लगेगा, मतलब 50-50 कब, या मतलब जो भी होगा, कहाँ CGST लगेगा, कहाँ SGST लगेगा, कहाँ IGST लगेगा। अब देखिए वही कंसेप्ट, ये ट्रेड है, या तो इंट्राडे होगा या इंटर स्टेट होगा या इंटरनेशनल ट्रेड होगा, यही होगा ना। सबको क्या मैंने बोला, अब मैंने यहाँ पर सबको बोल दिया, क्या बोला भाई बताओ। हमने ये बोला कि सब के सब अब किस नाम से जाने जाएंगे, टैक्सेबल पर्सन। पहले यहाँ कौन आता था, मैंने जब शुरू में दिखाया था एग्जिस्टिंग लॉ में मैन्युफैक्चरर होता था, यो मैन्युफैक्चरर, उसके बाद ट्रेडर आया, उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर। अब सबको क्या बोल दिया गया, टैक्सेबल पर्सन, इसीलिए अब नाम एक होगा टैक्सेबल पर्सन। अब सब के सब बिल कैसे बनाएंगे, अगर देखो बिल बहुत सिंपल बनेगा। अगर इंट्राडे ये टैक्सेबल पर्सन इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ गुड्स पब्लिक सर्विसेज प्लस करेंगे CGST प्लस करेंगे SGST। लेटेस्ट एग्जाम्पल 9% मैंने मान के चला 18%, तो CGST का रेट होगा 9% और SGST का 9%, और ये बिल बनाकर भेज मतलब बिल फाइनल हो जाएगा। ये इंट्राडे में है। अगर इंटर स्टेट होगा, इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट होगा मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तब सिंपल बिल बनेगा, वैल्यू ऑफ गुड्स पब्लिक सर्विसेज प्लस IGST लगेगा। मैंने क्या बोला, इंटर स्टेट में IGST लगेगा 18%। ओवरऑल देखो यहाँ भी ओवरऑल कितना है, अल्टीमेट लगा तो 18% ही है, यहाँ भी 18% लगेगा। अब इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पोर्शन निकाल लेंगे, बाकी मोदी जी फेंक कर मार देंगे स्टेट गवर्नमेंट के जितना होगा पोर्शन, ठीक है। और ये रहा आपका इंटरनेशनल ट्रेड। यदि आप इंपोर्ट करते हो तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो पहले भी लगता था आज भी लगेगा, वो तो है ही है। IGST लगेगा इस केस में, और IGST रिप्लेस किया है किसको, सेक्शन 3(1) और सेक्शन 3(5) मतलब CBD को रिप्लेस किया है, जिसका नेचर जो वैट और एक्साइज ड्यूटी की तरह होता था, तो उसको ये रिप्लेस कर दिया और ये बिल बनाएगा। और एक्सपोर्ट के केस में क्लियर कट कहा है, या नो एग्जम्पशन नो फलान दिखाना, इसको कहा दिया गया जीरो रेटेड। जीरो रेटेड का मतलब आउट ऑफ GST, कहानी खत्म, इस पर टैक्स लगेगा ही नहीं, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले क्रेडिट वाला कंसेप्ट होता था, एक्सपोर्ट कीजिए नो GST, कहानी खत्म, और इंपोर्ट करेंगे तो ऐसे। अब मैंने आपको क्लियर पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि भाई CGST और SGST तो सिर्फ दो ही जगह लग रहा है, सॉरी एक जगह लग रहा है, वो है सिर्फ इंट्रा स्टेट, यानी कि जब
विद इन स्टेट आप कोई भी ट्रेड करोगे, यानी कि जब कोई टैक्सेबल पर्सन विद इन स्टेट कोई भी ट्रेड करता है तो वो देगा CGST, अपने बिल बनाएगा, और SGST, लेकिन ओवरऑल लिमिट 18% होगी। ठीक है। जब कोई पर्सन या तो वो इंटर स्टेट यानी कि अदर स्टेट को गुड्स या ट्रेड करता है या इंटरनेशनल ट्रेड करता है, तो उस केस में दोनों केस में लगेगा IGST, यानी कि ओवरऑल सिर्फ दो ही है कंसेप्ट। वैसे अंदर 3 है लेकिन 2 ही है। एक तो इंटर स्टेट में आपका लगेगा CGST SGST, और उसको छोड़ के चाहे आप इंटर स्टेट में CGST SGST, और इंटर स्टेट में मतलब अदर स्टेट और इंटरनेशनल के लिए आपको IGST, ये रहा। तो ओवरऑल आपको 2 ही चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब बात करते हैं क्रेडिट कैसे अलाउड होगा। क्रेडिट में भी पहले मैं बताया तो क्रेडिट अलाउ होता नहीं था, मतलब दिक्कतें आती थी टैक्स पे टैक्स आपको। अब देखिए सबसे क्रेडिट सबसे बेस्ट तरीका ये है, CGST का क्रेडिट सबसे पहले अपनों को, यहाँ अपना कौन है सामने में CGST है, तो CGST का पहले CGST के साथ सेटअप क्रेडिट होगा। उसके बाद बचा तो IGST के पास जाएगा, IGST का पहले IGST के पास जाएगा, और SGST का सबसे पहले SGST का। IGST केस में अगर बचेगा तो सबसे पहले तो IGST, उसके बाद CGST भेज दो, उसके बाद SGST, और SGST में सबसे अपने को क्रेडिट मिलेगा SGST को, और उसके बाद बचेगा तो IGST के साथ उसको सेटअप किया जाएगा। तो ये आपका मतलब अपनों के साथ फिर क्रॉस आपको यहाँ पर क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। अभी इसका ये क्रेडिट अलाउ के ऊपर मैं अलग से सेशन तैयार करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा इसको डिटेल से जानना आप लोगों को जरूरी है। तो यहाँ पर एक ओवरव्यू देता हूँ। अब जो मेन फोकस करना है हमें कि इसकी अप्लीकेबिलिटी कैसे चेक करें कि यह अप्लीकेबल है भी या नहीं है। इसके लिए मैंने स्टेज तैयार किए हैं। अगर ये स्टेज आप चेक कर पा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से मालूम चल जाएगा कि यह अप्लीकेबल है या नहीं, मतलब अप्लीकेबल कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जैसे कि आप कहीं भी जा रहे हो तो आप जानना चाहते हो कि मेरे ऊपर या मेरे क्लाइंट के ऊपर या जहाँ भी उस टैक्सेबल पर्सन के ऊपर क्या यह GST अप्लीकेबल होगा या नहीं, कैसे चेक करेंगे आप। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कोई भी वहाँ गुड्स या सर्विसेज है या नहीं। यदि गुड्स या सर्विसेज हैं तो GST अप्लीकेबल है। फिर उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है भाई गुड्स सर्विसेज तो हैं, चेक कीजिए क्या सप्लाई हो रहा है उसका। यदि सप्लाई है तो GST है, नहीं है तो उसके ऊपर GST नहीं लगेगा। फिर उसके बाद चेक कीजिए इंट्रा है या इंटर स्टेट है या इंट्रा या इंटर है, मतलब विद इन स्टेट कर रहा है या आउटसाइड स्टेट कर रहा है या इंटरनेशनल कर रहा है। अगर इस टाइप का ट्रांजैक्शन वो कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो GST अप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। इसके बाद अगला स्टेप में चेक करेंगे कि वो जो पर्सन कौन कर रहा है, भाई टैक्सेबल कौन पर्सन है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है टैक्सेबल पर्सन वाइज, यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगा एग्जाम्पशन भी मिला है। तो उसके बाद चेक करो वो पर्सन जो है, जो ये सब काम कर रहा है, वो टैक्सेबल पर्सन है या नहीं है। अगर टैक्सेबल पर्सन है तो फिर GST उसके ऊपर लगेगा, नहीं है नहीं लगेगा। इसके बाद हम 5वां स्टेप में चेक करेंगे, भाई ऐसा तो नहीं है टैक्सेबल पर्सन तो है लेकिन 100% एग्जाम्पशन लिमिट वो शामिल है, तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि उसको एग्जाम्पशन तो नहीं मिल रखी है। तो इसके बाद कुछ अगर नहीं मिल रखी है 100%, तो भाई यार तो पार्शियल एग्जाम्पशन होगा। दैट मीन्स अब यहाँ पर तो उसको अप्लाई होना ही होना है। अब भाई अब ये 5 मैंने 1 2 3 4 5, अगर ये 5 पॉइंट पर नहीं आ रहे हैं, 5 स्टेज पर नहीं आ रहे हैं, तो 6ठा स्टेज पर तो उसके ऊपर GST अप्लीकेबल अब 100% केस में होगा ही होगा। तो कहीं भी जाइए तो ये 5 स्टेज पहले चेक कीजिए। 6ठा स्टेप अगर 5 स्टेप पर आप उसको नहीं बचा पाएँ तो डैट मीन्स उसके ऊपर उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, डैट मीन्स उसको अब GST अप्लीकेबल होगा ही होगा। और GST अप्लीकेबल होगा तो फिर यहाँ पर सीखेंगे हम कि कैसे वैल्यूएशन करेंगे। फिर उसके बाद RCM के केस क्या होंगे, फिर उसके बाद TOS जैसे पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होता था, तो इसी पर यहाँ पर TOS का कंसेप्ट है, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का ही सेम है। उसके बाद वैल्यूएशन करेंगे, कैसे उसका वैल्यू क्या होगा, किस वैल्यू पर देगा, कब रजिस्ट्रेशन कराऊंगा उसका, फिर उसका लिमिट चेक करेंगे, फिर उसकी रिटर्न फाइलिंग होगी, और इस प्रकार अदर चीज़ें हम इस पर डिस्कस अब इसके बाद हम करेंगे। ठीक है, तो
यहाँ तक आप एक माइंड फ्रेम एक बार रिवाइज कर लो, देन इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम इसके बाद आपको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे ना। सर्विस अब गुड्स के ऊपर अब टेक्निकल सेशन है, तो भाई एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे कि गुड्स या सर्विसेज किसे कहते हैं, क्योंकि भाई बहुत झगड़ा था ना इस पर गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। सप्लाई क्या है, इंटर या इंटर ट्रेड क्या है, टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं, 100% एग्जम्पशन कहाँ मिलता है, नहीं मिलता है, पार्शियल एग्जम्पशन कहाँ मिलता है, RCM का केस क्या है, TOS क्या है, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या होते हैं। तो इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, लेटेस्ट टेक एंड ब्रेक, और इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा यहाँ तक का कैसा लगा, आप अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम चल सके। ठीक है, धन्यवाद। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देन इसके बाद आपसे मिलते हैं।